हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मतलब कह देना चाहिए कि जो नीट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक, जैसे केमिकल बॉन्डिंग और उसके बाद में जो आता है डेट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वी एक्सपेक्ट नॉट लेस देन 4 क्वेश्चंस, 3 to 4 क्वेश्चंस में भी, है ना, इतने तो इसमें से आएंगे। साथ में अगर डी एंड एफ ब्लॉक का काफ़ी ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि कोऑर्डिनेशन से ही उनके आंसर आते हैं। जैसे कि अपन ने डी एंड एफ ब्लॉक किया तो उसके अंदर थोड़ा ऐसा था कि कुछ पॉइंट उसके कोऑर्डिनेशन से उसके आंसर आते हैं, जो कि डायरेक्टली हम उसमें मान लेते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर में है। तो दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो ट्राई टू गेट इनटू द टॉपिक, ठीक है ना, राइट फ्रॉम द फर्स्ट क्लास। ऐसा नहीं किया हाँ चलो आज तो स्टार्टिंग में ऐसा ना मैच स्टार्ट होता है तो थोड़ी बॉल तो अपन ऐसे निकालते हैं, हाँ चलो ठीक है प्लेड करते हैं, ठीक है ना, वैसे नहीं, ठीक है ना, शुरू से फोकस रखना है। ये टॉपिक ऐसा नहीं है बेटा कि शुरू में अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो बाद में समस्या हो सकती है। मतलब ये होगा कि तीसरी क्लास में मैं आपको सक्सेसफुली तभी समझा पाऊँगा अगर आप फर्स्ट क्लास में जो पढ़ाया है उसको आपने समझा हुआ है। अदरवाइज़ मेरी तरफ से भी फेलियर होगा, आपकी तरफ से भी फेलियर होगा, ठीक है ना। मुझको तो पता भी नहीं पड़ेगा लेकिन आपको पता बहुत जल्दी पड़ जाएगा, क्योंकि नीट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ना। तो आई होप कि आप सब ढंग से पढ़ेंगे, और जो लोग पढ़े हुए हैं वो अपनी मेंटलिटी ये रखें कि हमें कुछ नहीं आता, वी आर ज़ीरो। उस मेंटलिटी से पढ़ें, भले उनको आता है अच्छी बात है ना। अगर पुराने नोट्स मेरे पढ़े हुए हैं या कुछ भी हैं या एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है, इट्स ऑलवेज गुड टू कैरी इंफॉर्मेशन इन एडवांस, बट देन इट इज़ नॉट गुड दैट यू बिकम ओवर कॉन्फिडेंट, है ना, अबाउट दैट इन्फॉर्मेशन। अपना तो उसको याद करे हैं ना कुछ करें। हाँ कभी हमने पढ़ा था, 6-7 महीने हो गए पहले पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड धमाकेदार किया था, सारे क्वेश्चन हो गए थे, क्विज में सारे हो गए थे, और ये सब वो बातें हैं जो कहने सुनने बोलने में अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में देखें तो फिर कुछ और ही होता है ना। और इसमें यह है कि अपने को टच में रहना है। क्या पता कौन सा मैं ऐसा नया पॉइंट बता दूं, है ना, जो नीट में आने वाला हो। हर साल ही ऐसा कुछ ना कुछ हर किसी के साथ होता ही है कि कोई टीचर बताता है और वो उस टीचर के लिए वो पहली बात होता है कि वो उस पॉइंट को बता रहा है और नीट में बन सकता है। तो इसलिए आपको अलर्ट रहना है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं अपन बेटा। वी स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एज यू कैन सी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसके लिए हमें पहले एक चीज समझ आ जानी चाहिए, वो है एडिशन कंपाउंड्स। एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड क्लियरली रिटन एडिशन कंपाउंड्स। एडिशन कंपाउंड्स क्या होता है? मैंने एक सॉल्ट लिया, मैंने ब्रैकेट में लिखा एक्वस, दूसरा सॉल्ट लिया एक्वस, 2 सॉल्ट ले लिए, दोनों का एक्वा सॉल्यूशन एक साथ में रखा और उनको मैं उबाल रहा हूँ। पानी हट रहा है, जब पानी हटेगा तो कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा, धीरे धीरे क्रिस्टल्स बनने लगेंगे। जब कॉन्सेंट्रेट होने के बाद क्रिस्टल्स बनने लग जाएं तो जो भी क्रिस्टल्स हमें प्राप्त होंगे, जो भी क्रिस्टल्स हमें मिलेंगे, उन्हीं को कहेंगे एडिशन कंपाउंड्स। सो एडिशन कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड एज क्रिस्टल्स व्हेन the aqueous solution of salt 1 and salt 2 is heated to dryness, it's evaporated to dryness so that the water comes out, ठीक है ना, and the remaining salt gets concentrated enough to make crystals। तो वो क्रिस्टल जो है वो कहलाएंगे एडिशन कंपाउंड्स। आप बोलोगे सर आपको समझाना तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, आप अभी एडिशन कंपाउंड में क्यों अटक गए हो? तो इसलिए बेटा जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब आगे देखें क्या है, ये देखिए सेकंड स्लाइड कहती है कि एडिशन कंपाउंड्स जो अपन ने पढ़ा वो खुद 2 तरह के होते हैं। जो क्रिस्टल्स मिले हमें वो क्रिस्टल को अगर अच्छी तरह एग्जामिन किया जाएगा तो या तो वो होगा डबल सॉल्ट और या होगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब आप बोलोगे सर ये क्या, हमें तो अभी तक एडिशन कंपाउंड भी ढंग से समझ में नहीं आया, और वो क्या है? तो एडिशन कंपाउंड समझने का कुछ है ही नहीं। 2 सॉल्ट लिए, एक्वा सॉल्यूशन गर्म किया, जो अपने को क्रिस्टल्स मिला वो एडिशन कंपाउंड है। अब वो एडिशन कंपाउंड डिपेंड करेगा कि इनमें से क्या हो रहा है, वो डबल सॉल्ट भी हो सकता है, वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी हो सकता है। अगर डबल सॉल्ट है तो कैसा होगा वो देखो बेटा। एग्जांपल्स मैंने काफी सारे दिए, ये तो आपको रटने बेटा, और ऐसा नहीं कि ये रटने वाले हैं तो मैं बोलूँ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रटने वाले हैं प्लस इंपॉर्टेंट है ना। फॉर एग्जांपल मोर सॉल्ट, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से मोर सॉल्ट कौन है ना। मोर सॉल्ट का एक और नाम है फेस, FAS, कैपिटल F कैपिटल A कैपिटल S, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा अगर चाहें तो। FAS कैपिटल F डॉट कैपिटल A डॉट कैपिटल S, फुल फॉर्म में फेरस अमोनियम सल्फेट। ये देखो फेरस सल्फेट, ये अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O। कितने सॉल्ट का बना हुआ है बेटा? ये तो 2 सॉल्ट का बना हुआ है, एक सॉल्ट ये है, एक सॉल्ट ये है। ये भी 2 सॉल्ट का बना हुआ है, KCl MgCl2 6H2, कार्नेलाइट मिनरल कहलाता है, इट्स कॉल्ड कार्नेलाइट। और पोटेश एलम
is K2SO4.Al2SO4 whole thrice dot 24H2. I am 100% sure that you already know alums. अगर आपको एलम नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर इसको रट लीजिएगा कि ये एलम है, ये मतलब ये पोटैश एलम है, ये कार्नेलाइट है और ये मोर सॉल्ट है, यानी कि फेस है नहीं, फेरस अमोनियम सल्फेट है, राइट। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डबल सॉल्ट। अगर आप बोलोगे सर डबल सॉल्ट ये तो ठीक है, हमको दिखा दिया आपने, दो सॉल्ट है तो डबल सॉल्ट हो गया, नहीं। सबसे खास बात ये है कि दो सॉल्ट तो हैं लेकिन साथ में कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर। नाउ दिस इज द पॉइंट दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, आयोनाइज समझते हो, जैसे NaCl है, NaCl को पानी में डालेंगे तो Na+ अलग, Cl- अलग, ये होता है आयोनाइज होना। तो जो सॉल्ट पानी में जाने के बाद अपने अपने आयंस में बिखर जाते हैं, सारे आयंस उनके अलग अलग हो जाएंगे, सब आयंस अलग अलग चले जाएंगे, तो वो है डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट की डेफिनेशन है कि ऐसे एडिशन कंपाउंड जो पानी में कंप्लीटली आयनाइज हो जाएं, वो है। अगर आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे, तो कंप्लीटली आयनाइज होने के बाद में वो अपने बने हुए आयंस का टेस्ट देंगे, क्योंकि अगर आयंस अगर टूटे नहीं, अगर अलग अलग नहीं हुए तो वो बोलेंगे अनआयोनाइज्ड, तो अनआयोनाइज्ड तो टेस्ट नहीं देगा। जैसे मान लीजिए फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट, अब मैंने पानी में इसको डालूंगा ना अगर मैं इस पूरे मोर सॉल्ट को, तो ये डबल सॉल्ट इसलिए कहलाता है क्योंकि फेरस सल्फेट पानी में अलग अलग हो जाता है, फेरस अलग सल्फेट अलग। अगर ये चिपका हुआ रहता तो फेरस का टेस्ट देता है या सल्फेट का, तो जवाब है किसी का भी नहीं देता। अगर ये चिपका हुआ रहेगा तो ये किसी का भी टेस्ट नहीं देगा, ना तो फेरस का देगा ना सल्फेट का देगा, लेकिन अलग अलग हो गए, आयंस कन्वर्ट हो गए, ये फेरस है ये सल्फेट है, तो हम फेरस को ढूंढेंगे फेरस दिख जाएगा, सल्फेट को ढूंढेंगे सल्फेट दिख जाएगा, वैसे ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फेरस और सल्फेट दोनों अलग अलग चीजें और अलग अलग अवेलेबल हैं, अलग अलग दिख रही हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो डबल सॉल्ट का एक पार्ट है। इसका मतलब ये कि अगर ये डबल सॉल्ट है तो डबल सॉल्ट किसका टेस्ट देगा, फेरस का या सल्फेट का, तो आंसर है दोनों का। इधर से अमोनियम का या सल्फेट का, तो आंसर है दोनों का। तो दो यहां पर हो गए, दो यहां पर हो गए, कुल कितने हो गए, तो आंसर है 4। लेकिन फिर इसमें जवाब आता है 3, क्योंकि सल्फेट यहां भी है और यहां भी सल्फेट कॉमन है, तो 3 आयन का टेस्ट देगा। इसका मतलब क्वेश्चन अगर आ गया मोर सॉल्ट कितने आयंस का टेस्ट दे सकता है, तो आंसर है फेरस का टेस्ट दे सकता है, आंसर है सल्फेट का टेस्ट दे सकता है, और जवाब है अमोनियम का भी टेस्ट दे सकता है। अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि सर इनके टेस्ट क्या क्या हैं, तो बेटा टेस्ट इनके समय समय पर, वैसे मैंने काफी कुछ तो पहले करवाए हुए हैं, जरूरत पड़ने पर मैं और टेस्ट बता दूंगा कि किसका क्या टेस्ट है। अभी तो ये मान के चलो कि जो भी स्टैंडर्ड टेस्ट है, फेरस का, सल्फेट का और अमोनियम का, ये तीनों टेस्ट देगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि डबल सॉल्ट क्या होता है। डबल सॉल्ट अगर वो नहीं है, एडिशन कंपाउंड के लिए डबल सॉल्ट नहीं है, मतलब वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। डज नॉट आयोनाइज कंप्लीटली इन वाटर, पानी में गया, मैंने यहाँ वाटर नहीं लिखा है तो लिख देता हूं, इन वाटर, ठीक है ना, हो गया। तो चलो, डज नॉट आयोनाइज कंप्लीटली इन वाटर, पानी में ये पूरे अच्छे से आयोनाइज नहीं होंगे। अच्छे से बेकार से क्या मतलब, आयोनाइज नहीं होंगे, इसका कुछ पार्ट आयोनाइज हो सकता है, जैसे कि इसको लिखते हैं K4FeCN6, मान लो ये कोई रिप्रेजेंटेशन है। जिन लोगों को पहले से पता है उनको तो मालूम ही होगा, जो लोग नए हैं वो लोग समझ लो बेटा, जो डब्बा लिखा जाता है ऐसे, उस डब्बे में जो पार्ट है मतलब वो कॉम्प्लेक्स है, मतलब वो पानी में आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा, डब्बे के बाहर वाला होगा, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसका ये वाला जो डब्बे वाला पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट है। अगर आप बोलेंगे सर क्यों आयोनाइज नहीं होगा, तो क्यों का जवाब बाद में, अभी तो बस इतना जान लो कि अगर ऐसे लिखा हुआ है मैंने तो आयोनाइज नहीं होगा। ये साफ दिख रहा है कि दो सॉल्ट है इसके अंदर, एक तो KCN भी दिख रहा है और FeCN2 भी दिख रहा है। KCN भी FeCN2 है तो दो सॉल्ट का बना हुआ, लेकिन डबल सॉल्ट नहीं है। कुछ लोग ऐसे ही सोचते हैं दो सॉल्ट दिख गया मतलब डबल सॉल्ट बोल दो, नो, दो सॉल्ट के होने का मतलब ये नहीं कि उसमें दो सॉल्ट से बना हुआ है या दो सॉल्ट उसके पेरेंट हैं तो वो डबल सॉल्ट कहलाएगा। दो सॉल्ट से बना है और साथ में पानी में पूरी तरह से आयंस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो डबल सॉल्ट कहलाने का अधिकार उसको नहीं है। तो डबल सॉल्ट नाम से जो साउंड करता है वो उससे थोड़ा अलग है। डबल सॉल्ट के बारे में क्या ध्यान रखो कि डबल मतलब दो का बना होना चाहिए, लेकिन पानी में आयंस में कन्वर्ट होना चाहिए तो डबल सॉल्ट होगा। अगर नहीं हुआ, कुछ भी पार्ट पानी में आयंस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स पार्ट कहलाएगा। ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है। अगर आप बोलोगे सर ऐसा क्या है कि कॉम्प्लेक्स में बना रहता है, तो बता दूं मैं आपको, जैसे आपने पहले फजानसूल वगैरह पढ़ा हुआ होगा, अपने केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में नहीं पढ़ा हुआ है तो उसको देखिएगा। उसमें मैंने बताता हूँ हमेशा डी ब्लॉक के आयंस बहुत हाई फाई होते हैं, तो ये डी ब्लॉक जो है वो इस एनाइन को अच्छे से पोलराइज करता है, तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाते हैं। साथ में इसमें और इसमें दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो उसकी तो नेचर कोवैलेंट बॉन्ड की तरह होती है। तो अगर डी ब्लॉक आयन
और किसी ग्रुप में अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का रिलेशन है, डी ब्लॉक आयन और किसी ग्रुप में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का रिलेशन है, तो फिर वो पानी में आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा, बिकॉज कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज मच लाइक अ covalent bond which has lesser tendency to ionize in water and that is why we get complexes as a result. इसका मतलब ये हो गया कि डी ब्लॉक आयन में वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी होती है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए बेटा, उसको एक अप्रोप्रिएट ग्रुप चाहिए जो उसके साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कर सके। अगर इसमें और इसमें आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग की टेंडेंसी कम होगी, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स उतना ही अनस्टेबल होने की कोशिश करेगा, यानी पानी में डालने पर उसके आयंस में कन्वर्ट होने के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाएंगे, राइट। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट नाउ। K4FeCN6 में ये वाला पार्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट है और ये वाला अनकॉम्प्लेक्स जो बाहर वाला पार्ट है इट इज सिंपल आयोनिक पार्ट। As you can see, doesn't ionize completely in water, doesn't give test of all the ions. Now, doesn't give test of all the ions means कि ये अपने में प्रेजेंट सभी आयंस का टेस्ट नहीं देगा, जैसे आयरन का टेस्ट नहीं देगा, साइनाइड का नहीं देगा, पोटेशियम का ठीक है वो तो बाहर है तो दे सकता है, लेकिन जो अंदर है बेटा, जो डब्बे के अंदर है, अगर आपको ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है तो ये 6 लिखा है बेटा मैंने, K4FeCN6। आप पढ़ते आए इतने समय से तो आपको मालूम है कि मेरी राइटिंग कितनी अच्छी है, इनफैक्ट अच्छी है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें इसलिए ऐसे लिख देता हूँ ताकि उससे अपना मेंटल ग्रोथ अच्छी है ना हो जाती है, अपने को समझ में आ जाता है कि अच्छा ये क्या है ना। मेरी चीज़ें पढ़ने के बाद में आप कोई भी दुनिया कोड लैंग्वेज समझ सकते हो, तो हर चीज़ को आप पॉजिटिव माइंडसेट से लें, इसको मजाक नहीं समझें, ठीक है ना। हाँ, तो K4FeCN6 जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, और पोटेशियम फेरोसाइनाइड विल नॉट गिव द टेस्ट ऑफ फेरस और साइनाइड, आंसर इज बोथ, ये दोनों की में से किसी का भी टेस्ट नहीं देता है, ठीक है बेटा। और doesn't give test of all the ions और you can give test of all the ions in aqueous medium, वो तो मैंने पहले ही कह दिया। ये तीनों जो मैंने लिखे एग्जांपल्स वो देख लीजिएगा आप। पहला देखो, मोर सॉल्ट विल गिव द टेस्ट ऑफ फेरस आयन इन वाटर, सल्फेट आयन इन वाटर एंड अमोनियम आयन इन वाटर। कार्नेलाइट विल गिव टेस्ट ऑफ पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन एंड मैग्नीशियम आयन। पोटाश एलम विल गिव द टेस्ट ऑफ पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन एंड एल्यूमिनियम आयन। एंड आई होप कि ये टेस्ट भी आपको याद हो तो बहुत ही मजा आ जाएगा, मतलब सोने पर सुहागा हो जाएगा, वो वाली बात हो जाएगी अगर आपको टेस्ट भी याद है तो, ठीक है ना। एनोडियम का भी वैल्यू होती है इसकी, आपको आयंस के टेस्ट, कैटायंस के टेस्ट, एनायंस के टेस्ट अगर याद हैं, यू विल ऑलवेज फील गुड। अगर आपको फील गुड करना ही है तो पी ब्लॉक की रिएक्शंस के अंदर मैंने बहुत फील गुड कराया हुआ है आपको, ठीक है ना। तो वो उसको काफी टाइम हो गया है तो उतना ही फील बैड हो सकता है। अगर आपको वो याद नहीं है तो इसको वापस गुड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, सिंपल 2 स्टेप्स हैं, है ना। पुराने नोट्स निकालो, यानी पुराने वीडियो निकालो और उनको बटन दबा के पढ़ना स्टार्ट करो, रिएक्शन पार्ट को अच्छा करो, ये 2 स्टेप सिंपल है, ठीक है ना। तो आपका काम हो जाएगा बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर पढ़ना क्या है आपने को, फाइन। और बैक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स वाले कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, किसमें बन रहा है, कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट में, तो उसको पढ़ना है ढंग से, डिटेल में उसको पढ़ना है, डबल सॉल्ट वगैरह नहीं पढ़ना है। और इस बात को दिल से मत लगा देना कि अच्छा डबल सॉल्ट पढ़ने नहीं, देखने ही नहीं है, कुछ नहीं, सर ने 3 बताए गलती से बता दिए होंगे, वैसे कुछ मत करना। डबल सॉल्ट जो मैंने लिखवाया बेटा वो तो काफी इंपॉर्टेंट है, वो तो रट लेना बढ़िया तरह से। लेकिन डबल सॉल्ट की हम प्रिंसिपल्स वगैरह, डबल सॉल्ट के बारे में क्या पढ़ लेंगे, पानी में पूरा टूट गया तो ठीक है, उसने सब कुछ अपने आयंस के बारे में बता ही दिया, है ना, अपनी पूरी प्रेजेंस शो कर दी, तो अब उसके बारे में कुछ नहीं रहा। जो छुपा रुस्तम है बेटा वो कॉम्प्लेक्स है, तो इस चैप्टर में हमें उस छुपे रुस्तम कि हर एक प्रॉपर्टीज, उसके नॉमेनक्लेचर, उसका आइसोमेरिज्म, उसका केमिकल बॉन्डिंग, उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या बन रहा है, उसका स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी, वो सब जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको तैयार कर लेना है। तो इसका मतलब ये कि हमें इस चैप्टर में मेनली उस छुपे रुस्तम पार्ट, उस कॉम्प्लेक्स पार्ट, उस कोऑर्डिनेशन सेगमेंट को ढंग से और डिटेल में पढ़ना है। लेट अस सी दिस नाउ। सी दिस इज टर्मिनोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। टर्मिनोलॉजी, टर्म्स, किसको क्या कहें वो टर्म्स है टर्मिनोलॉजी। ये जो डब्बे के बाहर लिखा है इसको बोलते हैं बेटा आयनेशन स्फीयर। आयनेशन स्फीयर का मतलब वो पार्ट जो कि आयंस में कन्वर्ट हो जाए, आयंस में टूट जाए, है ना, तो वो वाला पार्ट जो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज आयनेशन स्फीयर। द पार्ट दैट डज नॉट आयोनाइज इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो एक तो हो गया आयनेशन स्फीयर जो आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, जो नहीं हो रहा है उसका नाम बोलो क्या है बेटा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहां पर मैंने लिखा है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन कितना बोला मैंने, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन इज 6। ये लिखा CMI। व्हाट इज CMI? CMI इज सेंट्रल मेटल आयन। CMI इज सेंट्रल मेटल आयन। देखो ये सेंट्रल मेटल आयन है,
ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये काउंटर आयन है ये, क्योंकि ये पूरे डब्बे के चार्ज को बैलेंस कर रहा है। एक बात ध्यान रखो बेटा, डब्बे पे चार्ज निकालना आना चाहिए आपको। डब्बे पे चार्ज कितना है तो वो उसको देखने के लिए पोटेशियम का चार्ज बताओ, पोटेशियम पे हमेशा कितना चार्ज होता है, तो आंसर है +1। 4 पोटेशियम है तो 4 प्लस ये लेके बैठा है, तो इसका मतलब ये पूरा सिस्टम अगर न्यूट्रल है तो इसके +4 को बैलेंस कर रहा होगा ये डब्बा, तो डब्बे पे हो गया -4। तो कॉम्प्लेक्स वाला जो पार्ट है इस पे -4 चार्ज है। कुछ लोग सोचते हैं आयरन पे -4 है, नो, आयरन प्लस साइनाइड दोनों पे मिला के, साइनाइड होता है ना Cn नेगेटिव, तो Cn नेगेटिव और आयरन दोनों पे मिला के -4 चार्ज है। अब आप ये भी सोच सकते हो कि अगर आयरन पर आयरन और 6 साइनाइड मिलाकर अगर -4 चार्ज है तो आयरन का कितना हुआ, तो आयरन का होना चाहिए +2, क्योंकि +2 में -6 जोड़ोगे तभी तो -4 आएगा। इस तरह से सोचना है। तो चार्ज के बारे में कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है बेटा, चार्ज एकदम सिंपल है। इसका चार्ज है ना, ये वाला चार्ज जो है इस डब्बे के चार्ज का उल्टा होता है। डब्बे के पहले जो लिखा होता है या डब्बे के बाद में जो लिखा होता है उसका चार्ज डब्बे के चार्ज का ऑपोजिट है। ऑपोजिट को काउंटर भी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम है काउंटर आयन। काउंटर आयन यानी कि डब्बा यानी कॉम्प्लेक्स पार्ट को जो बैलेंस कर रहा है, जो उसका ऑपोजिट आयन है वो है काउंटर आयन, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कितने है ना बॉन्ड से वो घिरा हुआ है। जैसे आयरन कितने साइनाइड से घिरा हुआ है, 6, और हर एक साइनाइड एक ही तो बॉन्ड बना रहा है। कुछ बार कई बार ऐसा होगा 2 बनाएंगे, तो फिर उसको हम ऐसे अलग से देखेंगे। अभी तो मेरी बात इतनी सुन लेना कि जैसे एक मेटल है, मेटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड ले रहा है, क्योंकि मेटल का काम है लोन पेयर लेना डोनर से। डोनर कितने हैं वो मत देखो, डोनर खूब हो सकते हैं। आप ये देखो कि मेटल आयन बॉन्ड कितने बना रहा है ना, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं ये पूछता हूं आपसे कि इस आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो जवाब इसका 6 जाएगा। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन इज 6 ओवर हियर, राइट। इसके अलावा एक वर्ड आता है लिगेंड के लिए, डेंटिसिटी। डेंटिसिटी यहीं से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा समझा देता हूं आपको डेंटिसिटी के बारे में। लिगेंड के लिए वर्ड यूज होता है डेंटिसिटी। साइनाइड का स्ट्रक्चर होता है C∧N। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, वैलेंस में 4, अब माइनस भी है तो कितने हो गए 5 में से काम में कितने आ गए बेटा 3, 1 2 और 3, बचे कितने 2 ये 2। नाइट्रोजन के पास वैलेंस कितने होते हैं 5 में से काम आ गए 3, बचे इसके पास भी 2। अब बताओ साइनाइड आयन में लोन पेयर किसके पास है, C के पास या N के पास, जवाब है दोनों के पास। तो लोन पेयर ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। तो क्वेश्चन आ गया कि तो साइनाइड कितने लोन पेयर देने में सक्षम है, तो जवाब जाता है लोगों का जवाब जाता है 2, जबकि सही जवाब कुछ और ये वो है 1, क्योंकि ये 2 लोन पेयर दे सकता है लेकिन एक साथ नहीं दे सकता। तो अब जवाब, अब डेफिनेशन आई, देखो डेफिनेशन है डेंटिसिटी की। डेंटिसिटी को हिंदी में बोलते हैं दंतुकता। दंतुकता मतलब क्या, दांतों की संख्या, दांत। तो इसके दांत यहां पे भी है और दांत यहां पर भी है, ठीक है ना। लोन पेयर को दांत कह दो एक तरह से। तो ये कितने दांत यूज कर सकता है, तो जवाब है 1 यूज कर सकता है एक समय पर, और जितने एक समय पर यूज कर पाएगा वही डेंटिसिटी है। अगर आप बोलते हो सर ये दोनों यूज क्यों नहीं कर सकता, तो समझो बेटा, मान लो मेटल ये है, ये मेटल है, ये बोलता है मुझको लोन पेयर दो, यहां पर साइनाइड है C∧N, यहां भी लोन पेयर, यहां भी लोन पेयर। मान लो इसने लोन पेयर यहां से दिया, इसने लोन पेयर यहां से दिया, और एक रिंग बन गई। सब लोग जानते हैं कि 3 मेंबर रिंग अनस्टेबल होती है। आप सब सोच रहे होंगे अरे हमने बचपन में ट्रायंगल तो खूब सारे बनाए, कभी टूटा तो नहीं। बड़ा ट्रायंगल बना दिए वो ठीक है, वो कॉपी भी बनाए, किसी केमिकल का बनाओगे ट्रायंगल तो ट्रायंगल जल्दी टूटेगा, रिपल्शन ज्यादा होंगे। क्यों होंगे, ऑर्गेनिक वाले बता दिए होंगे, बताएंगे एंगल स्ट्रेन वगैरह खूब स्ट्रेन होते। तो बेसिकली ये 3 मेंबर रिंग अनस्टेबल है। 3 मेंबर की रिंग अनस्टेबल होने कारण जल्दी से टूटने की टेंडेंसी रखेगी, इसलिए ये बात सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी कि दोनों लोन पेयर एक साथ देंगे। तो एम क्या मना कर देगा कि मुझको बॉन्ड नहीं बनाना, तो एम बोलेगा नहीं, कोई एक से बॉन्ड बनाऊंगा, या तो C से बॉन्ड बनाऊंगा या N से बनाऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ एक समय पर एक से ही बॉन्डिंग कर पाएगा M। समझ में बेटा। तो इसको बोलते हैं डेंटिसिटी। इसकी 1 है या 2 है, तो इसकी 1 है डेंटिसिटी। कुछ लोग पढ़ लेते डेफिनेशन की, डेफिनेशन लिखी हुई किताबों में कि कोई लिगेंड, इसको बोलते हैं लिगेंड, ये वाला जो है ना मैंने लिखा है लिगेंड। लिगेंड मतलब जो लोन पेयर देता है वो,
तो लिगेंड के लिए क्या वर्ड यूज हुआ, डेंटिसिटी, दांतों की संख्या, ठीक है ना। तो लिगेंड्स के लिए डेंटिसिटी का मतलब है कितने लोन पेयर वो दे पा रहा है, ऐसे नहीं कितने लोन पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं और कितने दे पा रहा, दोनों अलग अलग चीजें। आपके जेब में कितने पैसे हैं और आप कितना देना चाहते हैं, वो दोनों अलग अलग इवेंट होते हैं ना बेटा, अलग अलग होते हैं। मालूम होगा आपको, मैक्सिमम लोग ऐसे ही होते हैं ना कि जेब में खूब सारे, देना कुछ नहीं चाहते, कुछ बहुत कम देना चाहते हैं। और जहां तक बात करें मेरी, तो मैं तो उल्टा लेना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो भैया ऐसा है कि वो तो हर किसी के, कोई बोल देता है चला के बोल रहा है, कोई चला के नहीं बोलता है, लेकिन होते सब ऐसे ही हैं। तो भाई साहब जब ये इंसान ऐसे सोचते हैं तो लीगेंड्स ऐसे क्यों नहीं हो सकते। तो लीगेंड्स में भी ऐसे ही होते हैं कि लोन पेयर है, जेब में दो दो लोन पेयर हैं, लेकिन कोई पूछेगा कि भैया आपके पास लोन पेयर देने वाले कितने हैं, बोलेगा सॉरी हम दो दिखा जरूर रहे हैं आपके, हमारे पास दो दो लोन पेयर दिख जरूर रहे हैं, लेकिन जब देने की बात आएगी तो हम सिर्फ एक लोन पेयर दे पाएंगे। उसको बोलते हैं मोनोडेंटेट। क्या बोलेंगे बेटा, मोनोडेंटेट लिगेंड। साइनाइड मोनोडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में आता है। क्या बात ध्यान रहेगी बेटा आपको। इसका मतलब ये हो गया, हमें टोटल लोन पेयर नहीं गिनने हैं, हमें वो लोन पेयर गिनने हैं जो वो एक साथ दे सकता। अगर ये दोनों एक साथ दे सकते थे, अगर दे सकते तो मैं इसको बाइडेंटेट बोलता, ठीक है ना। जैसे एक लिगेंड होता है, मैं बताता हूँ आपको, जब बात चली रही है तो एक और सुन लो। देखो यहाँ पर इसको हटाते हैं, इसका तो स्ट्रक्चर बना लिया होगा आपने, बना लेना बेटा कॉपी में। अच्छा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है साइनाइड आयन का ये। अब मैं एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इथाइलिन डायमाइन का, ये CH2 NH2 NH2, इसको बोलते हैं इथाइलिन डायमाइन। और एनसीईआरटी में इसका एक और नाम लिखा हुआ है, जो आप IUPAC पढ़े होंगे ऑर्गेनिक की, उसमें इसका नाम होता है इथेन 1,2 डायमाइन। इथेन 1,2 डायमाइन या इथाइलिन डायमाइन दोनों ही चलेंगे, राइट। शॉर्ट में इसको EN लिखते हैं। एनीवेज खास बात यह है भी कि यहाँ पर भी लोन पेयर है बेटा, इस N पर भी लोन पेयर, इस N पर भी लोन पेयर है। ये मेटल आया, मेटल बोलता है मैं भूखा हूं, भूख लगी है, खाना दो, खाना है मेरा, लोन पेयर, इसका मतलब लोन पेयर दो। तो ये मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल को देखकर ये भी अपना लोन पेयर ऑफर करेगा, ये भी ऑफर करेगा। क्या मेटल दोनों लोन पेयर एक साथ लेगा? तो इसका जवाब इस बात से आएगा कि रिंग बन रही है वो कितने मेंबर की बन रही है। तो बताओ मुझको, अगर ये लोन पेयर दे दे और ये भी लोन पेयर दे दे तो रिंग कितने की बनेगी? 1 2 3 4 5, और 5 की रिंग बेटा सक्सेसफुल होगी। ये पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं कि 5 की रिंग स्टेबल होती है। 5 की 6 की सबसे ज्यादा स्टेबल, 5 और 6 मेंबर की रिंग मानते हैं। हालांकि 6 मेंबर इज मोस्ट स्टेबल आउट ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज, बट येट 5 मेंबर रिंग इज आल्सो अलाउड। इसका मतलब ये हो गया कि 5 और 6 मेंबर रिंग्स अगर बन रही है तो दो दो लोन पेयर एक साथ डोनेट हो जाएंगे। और इसका मतलब ये हो गया बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल, यानी इसमें दांतों की संख्या उतनी ही है जितनी दिख रही है, ठीक है ना। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जितना उनके पास दिखता है ना, जितना नोट उनके पास रखा होता है उतना वो खर्च भी करते हैं। हम भी ऐसे कभी कभी हो जाते हैं, कभी कभी हम भी साइलेंट डायमंड की तरह हो जाते हैं, ठीक है ना। वो समय समय की बात है, और इसकी बात है कि हम क्या खरीद रहे हैं, उसकी बात है। अगर वो चीज़ उतना डिजर्व करती है तो ठीक है, फिर तो स्टेबिलिटी अगर बनी रहेगी, हम डोनेट कर दें, हम खर्च कर दें, उसके बाद भी स्टेबिलिटी बनी रहे, देखो खर्च करने में कोई समस्या नहीं है। खर्च करने के बाद स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप खर्च कर आ गए कि भी हम कमाते तो महीने का 10,000 है, 1 लाख रुपए का एप्पल मोबाइल खरीद के लेकर आ गए, ठीक है ना। अब घर पे जाके मतलब मामला जबरदस्त गंभीर हो जाएगा कि हाँ हमें भी दिला दो 1-2 एप्पल, हमें 1-2 एप्पल दिला दो, और भी कोई कई सारे फ्रूट्स के नाम है वो भी दिला दो हमें। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो समस्या हो सकती है। तो स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए, है ना। तो ये थाईलैंड डायमंड की स्टेबिलिटी क्यों बनी है? क्योंकि मेंबर ऑफ द रिंग सब खुश हैं, 5 मेंबर के रिंग है और 5 की रिंग स्टेबल होती है। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट थिंग नाउ एंड लिगेंड्स। बेटा इस चैप्टर में जो मुझको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लगता है, और ऐसा नहीं कि मुझको ही लगता है, ठीक है ना, ये है इसलिए लगता है, तो आपको भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो लिगेंड पर विशेष ध्यान देना है बेटा। लिगेंड अगर आपने पढ़ लिया, ढंग से पढ़ लिया, तो आपको मजा आने वाला है, क्योंकि आपकी जब शुरुआत ही बढ़िया होगी, ठीक है ना, तो गुड स्टार्ट, राइट। पूरा तो मेरे को अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन ऐसा बोलते हैं ना कि पहला कदम अगर अच्छा है तो पूरी जर्नी अच्छी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये वही वाला कदम है, ठीक है ना। अ गुड स्टेप इज हाफ डन, ऐसा कुछ होता है। तो ये बेटर स्टार्ट हाफ डन के लिए, बेटर स्टार्ट के लिए आपको लिगेंड्स अच्छा पढ़ा हुआ होना चाहिए। लिगेंड्स क्या होते हैं? तो ऐसे मॉलिक्यूल, ग्रुप या आयन जो कि लोन पेयर देने में सक्षम हो। द मॉलिक्यूल, ग्रुप और आयन्स which are capable of donating one or more lone pair
टू द CMI, टू द सेंट्रल मेटल आयन, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की क्षमता होनी चाहिए उनमें। खुद के पास इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और फ्री के हैं, काम नहीं आ रहे हैं, दूसरे को जल्दी दे देगा, वो अच्छा लिगेंड होगा, नहीं तो बर्बाद भी होते हैं कई सारे लिगेंड, बेकार भी होते हैं कई सारे लिगेंड। तो कुल मिला के द ग्रुप मॉलिक्यूल और आयन कैपेबल ऑफ डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर टू CMI इज कॉल्ड लिगेंड। ऐसे ग्रुप, ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे आयन जो CMI सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने में सक्षम होते हैं, कैपेबल होते हैं, वो कहलाते हैं लिगेंड्स। तो लिगेंड कुछ लुईस बेस की तरह है, लुईस बेस जैसा ही है, ठीक है ना, वेरी मच रिजेंबलिंग टू लुईस बेस। लुईस बेस भी तो ये कहता है बेटा लोन पेयर देने वाला, तो इलेक्ट्रॉन पेयर देने की क्षमता इनमें होनी चाहिए। यस, कभी कभी कुछ लिगेंड मैंने ऐसे भी देखे हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर में लोन पेयर उनके पास नहीं होता तो भी वो लिगेंड होते हैं बिकॉज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब मैं ज्यादा अच्छा वर्ड मेरे को लगता है इलेक्ट्रॉन पेयर। सो आई हैव यूज्ड द वर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। कुछ किताबों में लोन पेयर लिखा हुआ होता है तो फिर उसको डेफिनेशन को थोड़ी मॉडिफाई करनी पड़ती है जब जरूरत पड़ती है तब। जैसे लोन पेयर मैक्सिमम केसेस में 9 आउट ऑफ 10 केसेस में आपको लोन पेयर मिलेगा डोनेशन होता हुआ। लेकिन जब अब मैं एक आधे एग्जांपल में आपको पाई बॉन्ड से डोनेशन करवाऊंगा फिर आप बोलोगे सर क्या बोला था आपने, लोन पेयर बोला था और आप चेंज कर रहे हो, इसलिए मैंने पहले चेंज कर दिया, इलेक्ट्रॉन पेयर बोल दिया। तो इलेक्ट्रॉन पेयर में लोन पेयर भी हो सकता है, पाई बॉन्ड भी तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है तो पाई भी हो सकता है, राइट। तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर देने में सक्षम जो होते हैं उनको कहते हैं लिगेंड्स। इनका क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। क्लासिफिकेशन पहला कौन सा देखो, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पे क्या क्लासिफाई करोगे तो उसमें रटने वटने की कोई जरूरत नहीं है। चार्ज के बेसिस पे लिगेंड तीन तरह से क्लासिफाई होगा, माइनस वाले लिगेंड, प्लस वाले लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड्स। माइनस वाले एनायनिक लिगेंड्स, प्लस वाले कैटायनिक लिगेंड्स, जीरो वाले न्यूट्रल लिगेंड्स। बस ये हो गए तीन तरह के लिगेंड हो गए। हाँ, इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल्स, माइनस के सारे एग्जांपल्स अगर आपने कर लिए अरे शानदार, मजा आ जाएगा। मतलब माइनस के एग्जांपल्स खूब सारे और मैं तो मतलब डिटेल में कराऊंगा यहीं पर ही, कुछ छोड़ेंगे नहीं अपन। नेगेटिव लिगेंड्स पूरे चैप्टर में जितने पढ़ने वाले सारे एक साथ पढ़ा लूंगा। और इसको ऐसा मत सोचना कि मैं आज जो पढ़ा रहा हूँ वो एनसीईआरटी में जाके खोल के देखोगे वो सीक्वेंस में मिलेगा। एनसीईआरटी की सीक्वेंस और मेरी सीक्वेंस थोड़ी सी अलग अलग चलेंगी, है ना। आप मुझको पढ़ लोगे तो उसके बाद में देखोगे अच्छा कुछ मामला गड़बड़ है, कुछ अलग है एनसीईआरटी। वो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद पता चलेगा कि एनसीईआरटी मैंने पूरी पढ़ा दी है। ऐसे नहीं चलेगा। आपको किसी को लगता हो कि आई एम डिस्करेजिंग यू टू रीड एनसीईआरटी, नो नॉट एट ऑल, है ना। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मॉडिफाई स्टाइल ऑफ स्टडिंग एनसीईआरटी। आप अपने जो स्टाइल है क्या बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ने का उसको थोड़ा मॉडिफाई करो ऐसा कि मेरे 3 या 4 लेक्चर होने पर आप फिर उसको पढ़ना स्टार्ट करो। देन यू विल गेट सम एनकरेजमेंट आउट ऑफ दैट बुक। अदरवाइज क्या होगा कि आप यू विल डिस्करेज, यू विल डिसअपॉइंटेड कि पता नहीं सर तो इतना पढ़ाते हैं समझ में भी आ जाता है ना। लेकिन जब एनसीईआरटी के 2 पन्ने खोलते हैं तो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है उसके अंदर। तो जो भी लिखा हुआ बेटा मैंने कई बार पढ़ लिया है और भरोसा रखो मुझको मालूम भी है क्या लिखा हुआ है। लेकिन मैं वैसे के वैसे मैं बताऊंगा, इट विल क्रिएट बोर्डम बिकॉज वो बेसिक्स ही मालूम नहीं है अपन और पहले से अपन पढ़ते चले। पहले मैं विटामिन B12 के बारे में बता रहा हूँ आपको, पहले मैं वो बता रहा हूँ, वो मजा नहीं आएगा उसके अंदर, राइट। तो फिर वो बोरिंग क्लास जाएगी, उससे क्लास नहीं लेने का ज्यादा अच्छा। उससे ये बोल दो बच्चों को कि चलो एनसीईआरटी पढ़ो, है ना। जो समस्या हो मुझको फोन में पूछना, फोन नंबर में बता देता हूँ, ठीक है ना। वैसे नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया जो तरीका है मेरा। मैं जानता हूँ कि उस तरीके से आप करोगे तो टॉपिक के लिए आपको थोड़ा सा भरोसा बन जाएगा कि अच्छा ये टॉपिक इतना आसान है। देन यू विल स्टडी एनसीईआरटी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। तो ये मैं मेरी तरफ से करके दे रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पे लिगेंड 3 तरह के होते हैं, एनायनिक, न्यूट्रल एंड कैटायनिक। एडेंटिसिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन बाद में देखेंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेशन एक्सेप्टेंस ये बाद में देखेंगे, ठीक है ना। ये दोनों क्लासिफिकेशन आपको आ जाएंगे। एक बार ढंग से ये कर लिया तो ये आप खुद करोगे बेटा। और ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको एनकरेज कर रहा हूँ बेटा, आप खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। वो तो डराना थी ना हुआ। और अगर इसको ढंग से कर लिया तो वाकई में अपने आप कर लोगे। डराने वाली बात आप सुन लेना, अगर इसको ढंग से नहीं किया तो मैं 10 बार भी करा दूंगा ना बेटा तो वो नहीं करके बराबर ही होगा, ठीक है ना। इनफैक्ट मैं सही बता रहा हूँ कि ये मैं नहीं कराऊंगा, ये मैं सिर्फ वैसे ही थोड़ा बहुत हल्के में ऐसे क्या बोलते हैं हवा में बता दूंगा इसको, ठीक है ना। जिनको समझ में ये वाला पार्ट समझ में आ चुका है उनको वो हवा में जो बिखरे हुए बाण हैं वो भी एकदम सुव्यवस्थित, है ना, प्रॉपरली अरेंज्ड दिखाई देंगे। और नहीं तो उनको समझ में नहीं आएगा बेटा। वो तो आपको है कि निकल जाएगा और दिमाग से बाउंसर जाएंगे सारे के सारे ऊपर से। तो वो डिपेंड करता है आपने ये वाला पार्ट अच्छे से किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। दिस इज कंप्लीटली अनरिलेटेड टू दिस एंड दिस। ये अंडरस्टैंडिंग वाला सेक्शन एकदम अलग से है। इसमें याद करना रटना वगैरह कुछ नहीं, जितना रटना याद करना होगा वो यहाँ पर और यहाँ पे मिला के कर लेंगे अपन, ठीक है ना। तो आई होप वी कैन स्टार्ट नाउ। तो बेसिस ऑफ क्या करना है, बेसिस ऑफ चार्ज पर हमें लिगेंड्स को बताना है कितने तरह के हैं। लेट अस स्टार्ट विद दिस नाउ। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, हियर वी गो।
ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज A is negatively charged ligands. क्या है? नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स. व्हाट आर नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स? तो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स वो हैं जो कि ग्रुप मॉलिक्यूल ऐसे या मॉलिक्यूल या ग्रुप आयन वगैरह हैं जिन पे माइनस चार्ज साफ साफ दिख रहा हो. माइनस चार्ज होना चाहिए बेटा. देखिए ये देखो, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये सारे के सारे नेगेटिव आयंस हैं. और सारे के सारे नेगेटिव आयंस क्या कहलाएंगे? नेगेटिव लिगेंड्स कहलाएंगे. लोन पे जो भी उनमें होगा वो डोनेशन होगा. ठीक है ना. तो देखो यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, सफिक्स इनका है O. यानी इनका जो भी नाम आज तक आप पढ़ते हो उसके आगे O लगाना है. जो स्टार्टिंग कर रहे हैं बच्चे, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा फनी हो जाता है कि सल्फेट जो आज तक जिसको हम सल्फेट बोलते हैं वो वाकई में कौन है? सल्फेटो है. तो है तो वो सल्फेट ही. इस चैप्टर में सल्फेटो कहलाएगा, लेकिन तब जबकि लिगेंड की तरह होगा. हमेशा सल्फेट नहीं बोलना है इसको, हमेशा नहीं, ओनली जब लिगेंड की तरह. मान लो कोई कॉम्प्लेक्स है ऐसा, ये कॉम्प्लेक्स और ये बाहर है SO4, क्या बोलोगे इसको? सल्फेट या सल्फेटो? तो अब सल्फेटो मत पढ़ना, अब सल्फेटो पढ़ोगे तो फिर वो नंबर नहीं नंबर हो जाएगा, मतलब आपके नंबर नेगेटिव में हो जाएंगे. ठीक है ना, गलत हो जाएगा. मतलब कुल मिलाकर ये कहने का स्टाइल है मेरा. तो ये सल्फेटो अब नहीं है. जब ये लिगेंड है, अगर अंदर है तो ये सल्फेटो है, बाहर है तो ये सल्फेट ही रहेगा, सल्फेटो नहीं होगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ कि सल्फेट को सल्फेटो तब बोलना है जब वो एक लिगेंड हो. तो ये सारे के सारे लिगेंड्स की तरह अगर हैं तो इनके नाम मॉडिफाई करने, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है. सल्फेटो, कार्बोनेटो, नाइट्रेटो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, फ्लोराइडो, सल्फाइडो है. राइट, ये डी लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको टी मत पढ़ना, टी फॉर टाइगर मत पढ़ना, वो अलग होता है. वो SO3-2 होता है, सल्फाइटो. इट इज सल्फाइडो, ऑक्साइडो, सुपर ऑक्साइडो, परऑक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो, नाइट्राइडो, एजाइडो. नाइट्राइड और एजाइडो में ध्यान रखना, ये N पर चार्ज 3- है, यहाँ पर N3 पे चार्ज माइनस है. बोलने में दोनों एक जैसे लगेंगे क्योंकि ये भी N3- है, ये भी N3- है. फर्क सिर्फ इतना है कि यहां जब बोलते हैं तो पहले N बोलते हैं, फिर थोड़ा रुक जाते हैं, फिर बोलते हैं 3-. और यहां पर पहले N3 बोलो एक साथ, N3, फिर थोड़ा रुको, फिर बोलो माइनस. तो N3- तो है एजाइडो, N3- है नाइट्राइडो. मेरी बात समझ में आ गई होगी है ना. किसी को अगर हंसी भी आ रही तो हंस लो, कोई बात नहीं, वैसे मजाक की बात नहीं है, सीरियस बात है. तो फ्लोराइडो है, सल्फाइडो है, ऑक्साइडो है, सुपर ऑक्साइडो, पेरोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो, नाइट्राइडो, एजाइडो, ये सारे सारे हो गए. उसके बाद में और भी है बेटा, साइनो, आइसोसाइनो, नाइट्राइटो एन. अब ये थोड़ा जबरदस्त सवाल आ गया बेटा, यहां से लेकर यहां तक ये ना नाइट्राइटो एन और ये O और ये थोड़ा मेरे लिए समझाना और आपके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अपन कोशिश शुरू करेंगे. यहां तक तो किसी को तकलीफ नहीं होगी बेटा. यहां के बाद में अपन देखते हैं बेटा अब है क्या इसमें. इनका पूरा स्ट्रक्चर लिखोगे ना, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर और यहां तक, इनका अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो पाओगे कि इसमें दो डोनर्स हैं, इसमें भी 2 डोनर हैं, C और N. अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाया था इसका, इसमें भी है, इसमें इन सब में है. लेकिन 2 डोनर ऐसे हैं कि अगर एक काम कर रहा है तो दूसरा नहीं करेगा, बिकॉज वो नंबर ऑफ मेंबर इन द रिंग, अभी मैंने बताया था 3 की रिंग 4 की रिंग अनस्टेबल होती है, वो वाली चीज से. ये सारे के सारे वही हैं. और इस तरह के लिगेंड्स का नाम होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड्स. I want you to repeat as much as 10 times. Ambidentate ligands. बोलते रहना ambidentate जब तक मुंह पे याद नहीं हो जाए नाम ambidentate. तो ambidentate ligands का मतलब ऐसे ligands जिनमें एक से ज्यादा डोनर है लेकिन वो एक साथ फंक्शन नहीं करते. जब ये फंक्शन कर रहा है तो ये चुप बैठेगा, ये लोन पेयर नहीं देगा, बोलेगा भाई अभी तेरी बारी है. ठीक है ना, क्योंकि वो एक साथ दे देंगे तो रिंग अनस्टेबल बनेगी. इस कारण से अगर आप बोलोगे सर आपको पहले से कैसे मालूम है, बेटा मेरे को इसलिए मालूम है, मैंने खूब बार इनके स्ट्रक्चर बनाए हुए, इतनी बार बनाए हुए कि मेरे को याद हो गए. और अब वही स्थिति आपकी भी हो जानी चाहिए. इट्स नॉट डिफिकल्ट. ऐसा नहीं कि बहुत बार बनाओगे, 100 बार बनाओगे तो याद हो जाएंगे, ऐसा नहीं. 2 बार भी ढंग से बना लोगे ना तो याद हो जाएंगे. वैसे तो याद होने चाहिए बिकॉज यू आर डन विद द केमिकल बॉन्डिंग नाउ. केमिकल बॉन्डिंग किया हुआ है तो आपको मालूम होगा. लेकिन अगर तो भी नहीं मालूम है तो आई विल हेल्प यू. मैं ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा कि नहीं अब तो मैं नहीं बताऊंगा, एक बार बोल चुका बस, है ना, कि बंदूक की गोली और बंसर की बोली एक बार ही निकलती, ऐसा नहीं है. ठीक है ना, वो निकलेगी बार बार हो जाएगा. जैसे अगर आप पूछोगे या कुछ ऐसा होगा मेरे को कि यहाँ पे बच्चों को तकलीफ आ सकती है तो आप चिंता नहीं करें, बताऊंगा मैं. ठीक है ना. चलो, तो साइनाइडाइन तो साइनो कहला रहा है, आइसोसाइनेट कहला रहा है, आइसोसाइनो. ये कहला रहा है नाइट्राइटो एन. अब नाइट्राइटो एन क्यों कहला रहा है उसको पढ़ने के लिए
कुछ अलग अपने को जाना पड़ेगा। ये देखो मैंने लिखा NO2 माइनस का नाम मैंने लिखा नाइट्राइटो N। अब पहले NO2 माइनस का स्ट्रक्चर देखते हैं। N सेंटर में है, 2 O है, माइनस शुड बी प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, माइनस है तो 7 हो गए, इसको बॉन्ड एक ही बनाना है। तो आगे ध्यान रखो O नेगेटिव एक ही बॉन्ड बनाना चाहिए और O पे कोई चार्ज नहीं है तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा। अब इलेक्ट्रॉन लोन पेयर देखो, लोन पेयर जब यहां गिनोगे आप तो आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 और माइनस है तो इसका हो गए 7 में से काम आया 1 तो खाली पड़े 6, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। 3 में से आप कोई एक काम में लीजिएगा। मान लो मैंने ये वाला लोन पेयर काम में लिया है और N के पास भी लोन पेयर्स हैं तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 लोन पेयर, यहाँ लिख दिया। अब बताओ N और O अगर दोनों अपना अपना लोन पेयर, ये मेटल M है, अगर ये मेटल M को ये लोन पेयर दे और ये भी लोन पेयर एक साथ देता है तो कितनी की रिंग बन रही है बेटा? 1 2 3। कुछ लोग 4 बोलते हैं, पता नहीं क्यों, इसको भी क्यों गिन लेते हैं मालूम नहीं, अपना अपना तरीका है, पता नहीं गलत बोलने का भी। लेकिन ये 3 होगा बेटा, ये देखो 1 2 3 की रिंग बन रही है। स्टेबल या अनस्टेबल? तो जवाब है अनस्टेबल। 3 की रिंग अनस्टेबल होगी, इसका मतलब ये बाइडेंटेट नहीं है, ये मोनोडेंटेट होगा। यानी या तो डोनेशन N करेगा या O करेगा। अगर N करेगा तो नाइट्राइटो N हुआ और O करेगा तो नाइट्राइटो O। तो बताओ इसके अंदर डोनेशन कर कौन रहा है? जवाब है नाइट्राइटो N। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो नाइट्राइटो O भी तो हो सकता था, हमें कैसे पता चला कि ये नाइट्राइटो N है? तो इसका आंसर है, मैंने N पहले लिखा है। तो जो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, मेरी बात ढंग से सुनना कई बार, एम्बीडेंटेड लिगेंड जो होते हैं उनमें जो पहले लिखा होता है वही डोनर माना जाता है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ONO, ओ नो, ये O नो नहीं पढ़ना है इसको, है ना, ये ONO चलो माइनस लिख दिया। अब अगर ये ONO माइनस लिख दिया तो मतलब ये है तो वही ना NO2, इसमें 1 N 2 O 1 माइनस है, 1 N 2 O माइनस है तो ये भी NO2 माइनस। लेकिन मैंने लिखा पहले O को है, मतलब मैं पढ़ने वाले को बताना चाह रहा हूं कि भैया ध्यान रखना डोनर कौन है, O है, तो इसका भी नाम वही है जो कि इसका, क्योंकि दोनों सेम ही तो है। अरे भाई सेम ही तो है, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसका स्ट्रक्चर सेम ही तो बनेगा। ये इसका भी स्ट्रक्चर ये देखो, अगर आपको किसी को लगता है तो मैं बना देता हूं, आप ए माइनस, ये इसका स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चर, ये उसका स्ट्रक्चर, ये था, दोनों का सेम है। लेकिन बस अंतर ये है कि इस वाले में अगर डोनेशन यहां से जा रही, मेटल अगर यहां है, मेटल यहां है और डोनेशन यहां से जा रही है तो इसका नाम होगा नाइट्राइटो O। और अगर इसी में डोनेशन यहां से आती, अगर यहां से आती तो होता नाइट्राइटो N। फॉर एग्जांपल ये बताया था आपको ON और O माइनस और मेटल M को यहां बिठा दो और लोन पे यहां से आ रहा है, ये है नाइट्राइटो N और ये है नाइट्राइटो O। समझ में आ गया? नाइट्राइटो N और नाइट्राइटो O क्लियर है? नाइट्राइटो N और नाइट्राइटो O का क्या सेम है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, अलग है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो क्या अलग है? तो डोनेशन एटम जो है वो डोनर एटम अलग अलग है। तो इसका मतलब ये हो गया यस, हियर वी गो। NO2 माइनस में डोनर एटम कौन है बेटा? N है, तो नाइट्राइटो N जो पहले लिखा वो है ना। तो ये क्या है बेटा? ये इसका नाम है या फॉर्मूला है? तो ये फॉर्मूला है। फॉर्मूले में एम्बीडेंटेड लिगेंड के फॉर्मूले में N को पहले लिखते हैं। एम्बीडेंटेड में अगर N पहले लिखा हुआ है तो मतलब डोनर N है और O लिखा हुआ है तो डोनर O है। ये है नाइट्राइटो O, ये है साइनेटो O, मतलब डोनर O है, देखो आप। और यहाँ पर साइनेटो N क्योंकि मैंने N को पहले लिख दिया। अगर आप ये चाहते हैं सर इनका स्ट्रक्चर बनाओ O से नेगेटिव, अभी बनाता हूं बेटा O से नेगेटिव का, O CN नेगेटिव। अब देखो इसका O सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N के पास एक लोन पेयर है, O के पास माइनस चार्ज है, इसके पास भी गिनोगे 3 लोन पेयर्स होंगे। कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। मेटल M यहां पर आया, उसने इससे लोन पेयर मांगे, इससे ही मांगे, दोनों से एक साथ मांगेगा तो 4 की रिंग बनेगी, अनस्टेबल हो जाएगी। तो या तो इससे मांगेगा या इससे मांगेगा। अगर इससे मांगेगा तो उसका नाम होगा साइनेटो O और उससे मांगेगा तो उसका नाम हो जाएगा साइनेटो N। अगर O से मांगेगा है ना तो साइनेटो O और N से मांगेगा तो उसका नाम होगा साइनेटो N। और दोनों ही मैंने वहां बना दिए बेटा, साइनेटो O और साइनेटो N। ये देखो साइनेटो O और साइनेटो N दोनों की स्ट्रक्चर सेम है बेटा। दोनों अपनी कॉपी में अच्छे से बना लीजिएगा। बस अगर O की जगह सल्फर लग जाए तो वर्ड थायो लग जाएगा, थायो साइनेटो S, क्योंकि सल्फर लोन पेयर दे रहा है
और अगर नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है तो थायोसाइनेटो N। यहां से लेकर यहां तक सारे लिगेंड्स के बारे में ध्यान रखना, ये सारे के सारे एम्बीडेंटेड हैं, ऑल आर एम्बीडेंटेड एंड ऑल्सो मोनोडेंटेड। एम्बीडेंटेड भी हैं और साथ में मोनोडेंटेड भी हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और इधर से ये फ्लोराइडो, सल्फाइडो, ये सारे नाम बेटा एक साथ लिख के याद कर लेना, ठीक है ना, नाम याद कर लीजिएगा। खासतौर पर सुपर ऑक्साइडो वगैरह, पेरोक्साइडो में काफी लोगों को देखता हूँ कंफ्यूजन होता रहता है, ठीक है ना। एस ब्लॉक आपने ढंग से कर लिया, ये अपना चैप्टर का लास्ट पार्ट चल रहा है, तो एस ब्लॉक में सुपर ऑक्साइड, पेरोक्साइड आते ही हैं। किसी को वो भूल गए हो तो यहाँ वापस अपॉर्चुनिटी है कि याद करने की, राइट। तो इन पे ध्यान देना बेटा। मेरे को जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक जो मैंने आज पढ़ा है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे को लग रहा है वो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स हैं। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स होते हैं, अपने सिंपल डेफिनेशन लिखना, कोई कहीं पे नहीं आएगा, कहीं पे कोई नहीं पूछेगा कि एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या है, बस आपको उसको एग्जीक्यूट करना आना चाहिए, यूज करना आना चाहिए इस इंफॉर्मेशन को। तो क्या इंफॉर्मेशन याद रखोगे, अपनी कॉपी में लिख देना कि एम्बीडेंटेड लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनमें एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं, लेकिन वो एक साथ फंक्शन नहीं करते, एक बार में कोई एक ही फंक्शन करेगा। सो इफ अ लिगेंड has more than one electron pair, it has more than one lone pair, but all of them cannot be simultaneously donated, then that is called an ambidentate ligand, right? So these are all are the examples of ambidentate ligand. मैं होप करता हूँ कि आप इन सबके स्ट्रक्चर ढंग से बना लोगे, याद कर लोगे इनकी स्ट्रक्चर्स, है ना। करना क्या है, कितने स्ट्रक्चर करने, 8 करने ना, 8 नहीं करना, 4 करना है, क्योंकि ये देखो इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, इनका दोनों का सेम है, इन दोनों का सेम है, इनका सेम है। अगर आपको ये बनाना आता है तो ये तो अपने बन गया, वही तो है, सेम ही तो है, बट दोनों ही तो अलग अलग हैं। तो ये भी आपको, तो कुल मिला के आपको 4 मॉलिक्यूल अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेनी है ना। अगर एम्बीडेंटेड लिगेंड्स एग्जाम में कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया, मैं जानता हूँ इन 4 में से आएगा, दिखने को ये 8 है लेकिन होने को ये 4 ही है। अगर स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो 4 ही तो स्ट्रक्चर बनाने हैं, आपको डोनर चेंज करते रहना है बस। तो ये एम्बीडेंटेड लिगेंड्स हैं। तो आई होप एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्लियर है। फिर भी जैसे जैसे अपन और आगे बढ़ते जाएंगे और क्लैरिटी आती जाएगी। ये सारे एम्बीडेंटेड होने के साथ साथ में मोनोडेंटेड भी है बेटा। और ये नहीं बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी है बेटा गिन लेना आप, है ना। मैंने तो गिनती लगाई नहीं, लेकिन करीब 20 के आसपास होंगे शायद ये। तो यहाँ से लेकर वहां तक जितने भी हैं सारे के सारे मोनोडेंटेड हैं। अगर आप बोलोगे सर आपको इतना जल्दी कैसे पता पड़ गया, बेटा वैसे तो ये पता पड़ जाना चाहिए, लेकिन आप खुद सोचो बेटा कि अगर कोई ये सब की, इसमें कितने एटम्स हैं बेटा, 3 एटम्स हैं, इसमें 3 है, 3 है, 3 है, और अगर ये चौथा मेटल से जुड़ना चाह रहा है तो रिंग तो 4 की बनेगी ना मैक्सिमम। भाई 3 तो ये खुद और चौथा मेटल जुड़ेगी तो रिंग मैक्सिमम 4 की बनेगी, वो तो अनस्टेबल है। तो एक थ्योरी सिंपल सी बात ध्यान रखो, बट छोटी टिप ध्यान रखो कि ऐसा कोई भी लिगेंड जो 3 या उससे कम एटम का बना है, 3 या उससे कम एटम का बना हुआ है, तो वो कभी भी बाइडेंटेड नहीं होगा, मोनोडेंटेड ही रहेगा। 3 या उससे कम, 3 3 3 3 3 3 2 2, ये तो और भी गए भी थे, 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 4। ये इंटरेस्टिंग है, 4 और 4। तो बस इन तीनों को चेक करना है ना, बस इन तीनों को चेक करना है, बाकी सब तो ऐसे ही हो गए, ट्रिक से कर लो। तो आज के बाद क्या ध्यान रखोगे, 3 या उससे कम एटम रखने वाले लिगेंड्स हमेशा मोनोडेंटेड ही होंगे। सिंपल हो गया। अब अगर आप बोलोगे नहीं 4 क्यों नहीं बोला, तो जिसमें 4 एटम होंगे, 4 एटम तो वो है 5वां लिगेंड। अगर मिलकर उन्होंने 5 की रिंग बना ली, हमेशा 5 की नहीं बनाएंगे, हो सकता कम की भी बनाए, लेकिन 5 की बना ली तो गड़बड़ी हो जाएगी ना बेटा। फॉर एग्जांपल मान लो सल्फेट लेते हैं अपन, सल्फेट देखो जगह नहीं बची, और सल्फेट SO4-2, सल्फर सेंटर में 4 ऑक्सीजन इधर उधर, 2 माइनस इधर इधर, माइनस वाले सिंगल सिंगल, और ये डबल डबल। यहां भी लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है, यहां भी सब जगह लोन पेयर है। मेटल एम को यहां रख दो, मान लो एक बॉन्ड यहां से बनाओ, एक बॉन्ड यहां से बनाओ। अब बताओ कितनी की रिंग बन रही है, 1 2 3 4। अब बोलोगे सर ये कैसे जादू हुआ, 4 तो ये होगा ये, और 5वां ये, तो 5 की रिंग बननी चाहिए ना बेटा। ये दोनों जिस तरह से जुड़े हुए हैं तो ये रिंग में नहीं आ रही है, और रिंग में नहीं आ रहे तो रिंग में जो आने वाले एटम्स है वो 4 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मोनोडेंटेड लिगेंड ही होगा। सल्फेट या सल्फेटो इज अ मोनोडेंटेड लिगेंड या पॉलीडेंटेड, तो आंसर है मोनोडेंटेड। तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी 1 मानी जाएगी, जो स्टेबल डेंसिटी है वो इसकी 1 है। इसका मतलब ये हो गया। ऐसे ही आप कार्बोनेट का निकाल सकते हो, CO3- का निकाल सकते हो, CO3 का। तो इसका सेंटर में कार्बन ये 3 O है, -1 पर है, ये सिंगल बनाएगा, ये डबल बनाएगा, ये डबल बनाएगा। लोन पे इसके पास भी है, इसके पास भी। मेटल यहाँ लाओगे, लोन पे ये देगा, ये देगा, 4 की रिंग बनेगी।
अनस्टेबल, तो इसका मतलब इसकी स्टेबल डेंसिटी वन ही रहेगी, यानी ये दोनों लोन पेयर एक साथ नहीं दे पाएगा, कोई एक देगा, या तो ये देगा और या वो देगा, तो यानी मोनोडेंटेट लिगेंड है, राइट। फिर आता है नाइट्रेट होता है NO3 माइनस, NO3 माइनस में सेंटर है N, यहाँ पर 3 O, इस पे माइनस, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, यहाँ डबल बनाती गलत हो जाएगा बिकॉज नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो यहाँ कोऑर्डिनेट है। अब अगर आप मैं लोन पेयर यहाँ भी देखता हूँ, लोन पेयर यहाँ भी लोन पेयर है, मेटल को यहाँ रखता हूँ, तो अगर ये लोन पेयर देता है और ये लोन पेयर देता है, रिंग वापस 4 की बन रही है, वो भी अनस्टेबल हो गई, मतलब ये दोनों में से कोई एक अपना लोन पेयर देगा और क्या बोलते हैं मोनोडेंटेट बन जाएगा। इसका मतलब हो गया कि दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ मोनोडेंटेट। तो बेटा जो मैं एग्जांपल्स आपको करा रहा हूँ वो बेटा मेरे पे विश्वास रखो, ये सारे के सारे मोनोडेंटेट हैं, वहां से लेकर यहाँ तक सारे के सारे कैसे हैं बेटा, ऑल आर एसेंशियली मोनोडेंटेट लिगेंड्स, राइट। अब बढ़ते हैं आगे। नाउ लेट अस सी दिस वन, लेफ्ट हैंड टॉप पर जो लिखा हुआ है बेटा वो है ऑक्सिलेटो आयन, है ना। ऑक्सिलेटो आयन को अगर आप देखोगे C2O4 2 माइनस, ये रहा C, सिंगल बॉन्ड C, और ये डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड O माइनस, ये ऑक्सिलेटो आयन। इसमें मेटल M को यहां रख दो, लोन पेयर इसके पास भी है और लोन पेयर इसके पास भी है। अगर ये दोनों अपना लोन पेयर डोनेशन करते हैं, ये और ये दोनों डोनेशन करते हैं, एक्सक्यूज मी, हाँ ये दोनों डोनेशन करते हैं, तो रिंग कितनी की बन रही है बेटा, देख लो अच्छे से, 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बन रही है। मतलब 5 मेंबर की रिंग स्टेबल या अनस्टेबल, तो खूब स्टेबल है। इसका मतलब ये हो गया ऑक्सिलेटो इज एक्चुअली अ बाइडेंटेट लिगेंड। तो इसका मतलब ऑक्सिलेटो की डेंसिटी कितनी होगी बेटा, ऑक्सिलेटो की डेंसिटी है 2, तो इसकी डेंसिटी 2 है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेंसिटी इक्वल टू 2। पहली बार कोई दिखा है जो बाइडेंटेट लिगेंड हुआ है, बाकी अभी तक तो सारे के सारे मोनोडेंटेट ही थे। ग्लाइसिनेटो, अब ग्लाइसिनेटो क्या होता है, ग्लाइसिनेटो कम्स फ्रॉम द वर्ड ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो होता है ये रहा ग्लाइसिन, ग्लाइसिन एक एमिनो एसिड है, NH2 CH2 COOH, ये ग्लाइसिन है। इसमें से अगर आप H प्लस निकाल लोगे, इफ आई रिमूव H प्लस फ्रॉम दिस, तो ये देखो क्या हो जाएगा, माइनस H प्लस करने से ये बन जाएगा NH2 CH2 COO माइनस, और इसका नाम है, अगर लिगेंड की तरह होता है तो इसका नाम होता है ग्लाइसिनेटो, क्योंकि ग्लाइसिन से बनेगा ग्लाइसिनेटो, और इसको लिखेंगे हम GLY नेगेटिव, GLY नेगेटिव। तो GLY अगर किसी किताब में ओनली GLY लिखा हुआ है तो मतलब वो है ग्लाइसिन है, और GLY नेगेटिव लिखा हुआ है तो ग्लाइसिनेटो है। हालांकि मैं जानता हूं कि जो लिगेंड की तरह काम आएगा वो ये काम आएगा, इट्स अ गुड लिगेंड, इसलिए आपको GLY माइनस जो है उसको ग्लाइसिनेटो को ही इंपॉर्टेंट लिगेंड मानना है। अगर आप बोलोगे सर ये ग्लाइसिनेटो का स्ट्रक्चर तो आपने बता दिया, पूरा स्ट्रक्चर बताओ, तो और ये बताओ मुझको ये इसकी डेंसिटी कितनी है। डेंसिटी देखने के लिए थोड़ा सा आपने को अच्छा वर्क करना पड़ेगा बेटा, और क्या वर्क करना पड़ेगा वो देखो, मैंने अभी बताया था आपको, मैंने भी बताया था आपको GLY नेगेटिव का स्ट्रक्चर है NH2 CH2 COO माइनस। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, NH2 CH2 COO माइनस, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, यहाँ मेटल M को मान लो, अगर ये भी डोनेशन करता है और ये भी डोनेशन करता है, तो अब बताओ रिंग कितने मेंबर की बन रही है, वो देखो 1 2 3 4 5, ये 5 की रिंग बन रही है। क्या 5 की रिंग स्टेबल होती है, तो जवाब है यस होती है। मतलब ये दोनों एक साथ लोन पेयर दे पाएंगे, और जो एक साथ लोन पेयर दे दिए तो ये कहलाएगा बाइडेंटेट। तो ये बाइडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में आ गया है बेटा। GLY माइनस इज एन एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड। तो ये देख लो बेटा, ये बाइडेंटेट लिगेंड हो गया है। यस, तो ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है। मतलब इसकी डेंसिटी कितनी मानेंगे बेटा, डेंसिटी बराबर इसकी 2 मानेंगे, ठीक है ना। अब रह गए ये वाले तीनों। तो बेटा ये वाले तीनों जो है ना, यूं समझ लो कि मतलब ये तो मेन हीरो हैं, ठीक है ना। और मैं चाहता हूं कि मेन हीरो के ऊपर पिक्चर एकदम अलग बने, और वो इसलिए अपन नेक्स्ट लेक्चर तक का वेट करेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल एक्सप्लेन, विल स्टडी the importances of all these 3 important ligands, DMG negative, ACAC minus and EDTA minus 4. I think
कि उस लेक्चर में लगभग पूरा लेक्चर ही इसके इन तीनों की महिमा मंडन में चला जाएगा। फिर भी अपने को समय मिलेगा तो हम उसके आगे बढ़ेंगे। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। और अगर लेक्चर में कोई भी बात आपको ऐसा लगा हो कि शायद ये क्लियर नहीं है तो ट्राई टू रिव्यू इट, है ना, उसको वापस से देखो। बिल्कुल अपने हिचक मत रखो कि पता नहीं हमने तो पहले पढ़ा हुआ है फिर भी क्यों देखने की जरूरत है, पड़ जाती है बेटा। कई बार हमें चीज़ों का एंगल नया दिखाई देता है, जो सुनाई देता है हमें, उसको हमको एनालिसिस करने में थोड़ा समय लगता है। तो कोई बात नहीं, गिव इट प्रॉपर टाइम बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन। और स्टार्टिंग के लेक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। यू विल क्रिएट अ गुड बेस। अगर आप अच्छा बेस क्रिएट कर लेते हो तो फिर ऊपर स्ट्रक्चर कैसा ही बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छा हो जाएगा चैप्टर आपका। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वी विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।